खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मिद भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ अदल बदल हुआ हमारे रन डाउन में। जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, बड़े अपराइट जज, उन्होंने भी आज अनएक्सपेक्टेडली इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या मामलात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कभी इस तरह से हमें बुरान का शिकार नज़र नहीं आई थी। इसकी क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होंगी और जुडिशरी के हवाले से क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इस पे हम बात करेंगे किसी माहिर कानून से। इसके साथ कुछ और ख़बरें हैं जो कि आज शायद पस मंज़र में चलेगी हैं थोड़ी सी। नून लीग में टिकटों की तकसीम का मामला, इसमें लोग नाराज़। फिर बल्ले के हवाले से 9 बजे सवेरे ही जनाब जस्टिस फाजिया साहब ने इसकी हेयरिंग रख ली है। और उधर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कल इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया है। मौलाना अफ़गानिस्तान में है, दौरे के मकासद क्या हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को क्यों हमारी मैशत बेहतर होती नज़र नहीं आती और क्यों वो जोड़ रहा है इस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। ज़ाहिर है जो आए रोज़ इन इस्तीफ़ों की वजह से और दीगर और मामलात की वजह से पस मंज़र में जाती नज़र आ रही है। भट्टी साहब, इजाज़ुल एहसन साहब एक इंटेग्रिटी वाले जज के तौर पर हम तारीख़ उन्हें जानेंगी, लेकिन ये क्या प्रेशर्स थे और किधर से आ रहे हैं और क्यों हर आदमी। मुझे एक बात याद आ गई, मैं ज़रा बता दूं। एक जज साहब थे, मेरी उनसे सलाम दुआ थी। रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले मैं उन्हें मिला तो मैंने कहा हुजूर क्या इरादे हैं, आइंदा भी कुछ पोस्टिंग ले रहे हैं। तो वो कहने लगे यार मैं तो रिटायरमेंट के दिन गिन रहा हूँ कि यहाँ से इज़्ज़त बचा के निकल जाऊँ। ये एक बात मैंने ज़िम्नन की, इसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ज़रा आप अपना रिस्पांस दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कायद साहब, इजाज़ुल एहसन एक बहुत मोतबर नाम है अदलिया का। मुझे याद है पनामा केस जब इन पे लगा तो बहुत खबरें आई थी कि इन पर इतना प्रेशर था कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने प्रेशर की परवाह नहीं की और हर हाल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। आपको याद होगा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तो नवाज शरीफ साहब, कमर जवेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद और 4-5 जज साहबान के नाम लेते थे और गालबन किसी जगह उन्होंने वीडियो में इजाज़ुल एहसन साहब की हाज़िर सरबत जज साहब की तस्वीर उतराई थी कि पहले इन सबको साइड पे करो। अब रिज़ाइन उन्होंने क्यों दिया है, बड़ी अजीब सी बात है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है ऊपर अल्लाह की, अगर उस जज साहबान को किसी वजह से रिज़ाइन देना पड़ा, एक दिन पहले मज़ाहर नकवी के खिलाफ बाकायदा प्रोपोगंडा पे करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं हर तरफ। ना वाक़ा करता हूँ, हमारे साथ एक सहाफ़त में आजकल सुपरस्टार है, मारिया मेमन एंकर है, जिन्होंने बहुत मेहनत की, एक मुकाम बड़ी जल्द हासिल किया। बेशक। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। मारिया, क्या इस्लामाबाद में अब हर दूसरे दिन ऐसी खबर करते हैं कि पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, हवाओं की रुख की बजाय तूफान से आने लग पड़ते हैं। ये आज जो डेवलपमेंट हुई है, कल फाइज़ा साहब ने हुआ, आज इजाज़ुल एहसन साहब ने रिजाइन दे दिया, क्या देख रही हैं इस्लामाबाद, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं 2 दिन पहले ना शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी कोई सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने ना कहा कि पहली मर्तबा ना इस मुल्क की सियासत की मुझे समझ नहीं आ रही। सोचे शेख रशीद साहब जो इतने पुराने खिलाड़ी हैं, कई दहाइयों से, मुझे लगता है हमारी पैदाइश से पहले की वो सियासत करें, एटलीस्ट मेरी पैदाइश से पहले की। तो अब वो कह रहे उनको समझ नहीं आ रही अब क्या हो रहा है सियासत के अंदर, तो हम तो बेचारे बिल्कुल नौमौलूद किस्म के तालिब इल्म हैं। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर ये सबसे बड़ी इधर के निज़ाम का मजाक है। ये किसी एक के जुम्बिश कलम से, किसी एक डील से पूरा निज़ाम उलट पुलट हो जाता है। अब वो तमाम लोग जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देने के फैसले के अंदर एक अहम किरदार अदा किया, आहिस्ता आहिस्ता वो जो उस पूरे एक सेटअप के लोग थे वो मंजर से जाते जा रहे हैं और ये उसी की एक कड़ी है। चूँकि नवाज शरीफ साहब के मामलात हो गए हैं बेहतर, उनकी कुछ शराइत थी, वो शराइत पूरी हो रही हैं और उसके बाद जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको कोर्ट के अंदर भी जो दरकार थी शायद उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो रही है। 3-4 साल पहले हालात कितने मुख्तलिफ थे ना भट्टी साहब। अब देखें, नवाज शरीफ साहब ने आकर अपनी बहुत सारी शराइत मनवाई हैं, तो थोड़ा हमें क्रेडिट देना चाहिए ना कि वो अच्छे नेगोशिएटर तो हैं। मतलब आप उनकी आइडियोलॉजी से डिसएग्री करें, उनके नुक्ते नज़र से डिसएग्री करें, लेकिन उनकी नेगोशिएटिंग जो कैपेसिटी है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना कि आके उन्होंने एक एक करके वो सारे किरदार मंजिल से हटाने का जो मुतालबा था उसको पूरा भी करके दिखा रहे। अच्छा मारिया, ये बताएं कि नवाज मरियम साहबा खुद फरमाती रही, मोहतरम मरियम नवाज साहबा के नवाज शरीफ तब आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा, इमरान खान गिरफ्तार होगा, जेल में जाएगा, इलेक्शन में नहीं जाएगा।
हमें ग्राउंड लेवल फील्डिंग तब फील्डिंग मिलेगी, और एजाजुल एहसन साहब का भी नाम लेते रही। तो डू यू थिंक एक फैमिली जो पहले 3 दफ़ा रही है इतना निज़ाम पे हावी हो गई है कि पूरे मुल्क का उन्होंने सारी अफरा तफरी फैला दी है, एक तरफ बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया जो 3-4 साल पहले था, और अब तो लगता है कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक बादी नज़र में फैसले हो रहे हैं। देखिए, इसमें तो जो सवाल है वो तो निज़ाम वालों से भी पूछना चाहिए ना, क्या ये निज़ाम इतना हल्का है, इतना फोका है कि उसमें आप जब आए अपनी मर्जी से सब उलट पुलट कर दें, सब कुछ तलपट कर दें? तो ये सवाल तो उनसे भी पूछना चाहिए। ये सवाल नवाज शरीफ साहब से भी पूछना चाहिए कि वो किन शराइत पे वापस आए हैं, और जो आगे के मंजरनामे के ऊपर क्या क्या कमिटमेंट्स उन्होंने की हुई हैं, क्या क्या कमिटमेंट्स उनसे की गई हैं। माजी के अंदर तो वो कहते रहे कि कभी कोई डील नहीं की, पर ऐसा तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मुआहदे भी हैं जो मंजर आम पे आते रहे हैं उनके किए हुए मुख्तलिफ औकात पे। तो अभी वो किन शराइत पे आए हैं, उसके क्या खदो खाल हैं, और जब वो आएंगे तो फिर वो किस तरह की सियासत करेंगे ये भी देखना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक तबीयत है, एक मिजाज है, उनकी किसी न किसी मुकाम पे लड़ाई हो ही जाया करती है। इस मरतबा वो ऐसा क्या करेंगे कि उनकी लड़ाई नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? और इस बात की क्या गारंटी है कि 1.5-2 साल बाद दोबारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लकीर के उस तरफ नहीं खड़े होंगे और दोबारा इसी तरह की शिकायतें कर रहे होंगे? बहुत इफ्स एंड बट्स हैं इस वक्त। मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, मुझे लगता है वीक टू वीक, मंथ टू मंथ जो है ये स्ट्रैटेजी बन रही है और एग्जीक्यूट हो रही है। मारिया, सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ मैं। मारिया, मैं इसको एक जनरलाइज एक और एंगल से सवाल करता हूँ। एक मफरूज़ा था और तदरीसी किताबों में हमें पढ़ाया भी जाता था, और हम बड़े सिद्क़ के दिल से यकीन रखते थे कि डेमोक्रेसी की बार बार मोर डेमोक्रेसी, इफ वी नीड द मोर डेमोक्रेसी। दिस इज़ द थर्ड सो कॉल्ड टर्म, बल्कि आगे निकल गई है जो जमहूरी हुक्मरानों में है। तो आप ये नहीं समझते कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको जो बड़े मालियाती इंटरेस्ट हैं, वो मफाद हैं, उन्होंने बड़े बड़े इदारों को ना सिर्फ सबड्यू कर लिया बल्कि उनको भागने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपनी इज्जत बचा के भाग रहा है। मैंने अभी पहले इनको बताया था कि एक मज़द जज साहब जिनसे मेरी कुछ साहब सलामत थी किसी वजह से, तो मैंने उनसे रिटायरमेंट से पहले पूछा, उनका भाई दिन गिन रहे हैं और निकलना चाहते हैं नीवे नीवे होके। तो ये जो मालियाती मफादात ने एक तो सहाफ़त को जो है वो लौंडी बना दिया और आज सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये टाइकून, ये माफियोजी, इसी का रूल होगा और इदारे सब सर्विट होंगे। दिस इज वन ऑफ द वर्जन। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू? काजी साहब, मैं बड़ी मुख्तलिफ बात करूंगी और मैं बड़े बोझल दिल के साथ बात करूंगी। जो इस खित्ते के अंदर हम मामला देख रहे हैं, आप बांग्लादेश से आगाज करें, उस वक्त इस खित्ते का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, शायद जो पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन है उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर हुआ, जहां पे तकरीबन हज़ारों पॉलिटिकल ओपोनेंट से जेल के अंदर थे। और वहां पे एक फैशिज्म है, वहां की जो हसीना वाजिद साहिबा जो एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक लीडर है। आ जाइए आगे भारत के अंदर, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है मोदी, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि फैशिज्म बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है। जमहूरियत के जड़ से ही वहां फैशिज्म निकल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली बर्मा में आप चले जाइए, वहां पे भी फैशिज्म की एक तक है, लेकिन वहां जमहूरी फैशिज्म नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर भी ना हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक जमहूरी फैशिज्म है, या तो आप सबमिट करें जो भी नवाज शरीफ साहब 1999 के अंदर अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे उस तरह के फैशिज्म की बात करें, या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के फैशिज्म की बात करें, या फिर इमरान खान साहब भी कोई इतने डेमोक्रेटिक उनके ख्यालात नहीं थे, तो अगर वो इक़्तिदार में आ जाते या इस पूरे मरहले में वो जी जाए तो एक वो भी फैशिज्म की एक एग्जाम्पल होती। तो मुझे लगता है इस खित्ते के अंदर लोगों का जो फ्यूचर है शायद वो फैशिज्म ही है। अब वो जमहूरी फैशिज्म हो या फिर जो गैर जमहूरी फैशिज्म हो। सो आप अपने इर्द गिर्द पूरा माहौल देखें, इंडिकेटर्स देखें, तो जमहूरियत का मुस्तकबिल मुझे इस पूरे खित्ते में कोई इतना ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मारिया, बड़ा मुझे अच्छा अगर आप कोई डिसएग्री करते हैं तो जरूर बड़ा वजाहत किया, मगर एक मैं और चाहता हूँ कि क्रिस्टलाइज हो जाए ये बात आपकी वसातत से, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से आपने टेकअप किया है। इसमें जमहूरियत से तो हमारा कोई गला नहीं। जमहूरियत का तो लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, 508 हिजरी में पहले 508 BC में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ, पीपल्स रूल। ये जब से पैसा आया है कब्जे का, यहाँ पे बरमला कुछ खानदान है कब्जे के, वो कहते फिरते हैं, कल कोट कर रहे थे इस बात को हारून रशीद साहब के, जनाब इन्हों के तो खर्चे भी असी चुकने हैं, इन्हों की तो ग्रासरी भी साढ़े पल्लों आती है। डोंट यू थिंक कि जो इस ब्लैक मनी की, कब्जे के पैसे की, हाउसिंग सोसाइटियों के 2 नंबर माल की जो अंदर सराहियत हुई है,
वो उसने हमें जमहूरियत का एक नाम रह गया है। अब ये खौफनाक एक माशी आमरीत है जिसके आगे तमाम इदारे सरनगू हैं। जी 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 बिल्कुल, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसी एलीट कैप्चर है। हम अपने पड़ोसी चीन की बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो फैसले हैं कोई जमहूरी तरीके से तो नहीं होते, वहाँ पे भी एक तरह से एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। हम अगर अपने एस्पेक्ट से देखें तो जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कुछ 600 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर भी निकाला है। अगर आप अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पर भी जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे सरमाया तबका जो है वो गन लॉबी के खिलाफ भी अपना कंट्रोल रखता है। वो बाकी सारी जो और मामलात है मराहत के लिए, वहाँ तो ओपन लॉबिंग होती है, वहाँ पे भी मराहत याफ्ता तबका है। वहाँ कभी कौन से कितनी गरीब जो है उनको कोई मौके मिलते हैं। सो ये शायद इसी सिस्टम, इसी पाबंदियों, इन्हीं मजबूरियों के रहते हुए भी कौमें तरक्की करती हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर मराहत याफ्ता तबका इक़्तिदार में आता है तो उनको इस बात से कौन रोकता है कि वो अपने मुल्क के लोगों को भी गुर्बत से, अबे आप पैसा बनाए, लोग पैसा बनाए, पाकिस्तानी पैसा बनाए, फीकस उनकी आमदनी बढ़े, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मसला जब ये है कि चंद लोग कहते हैं कि सिर्फ हम ही पैसा बनाएंगे और बाकियों को सोशल अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ वो नहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते। दुनिया भर में ये निजाम है जहां पे मुट्ठी भर लोग मुल्क की। मारिया, आप बड़ी मासूम है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। अगर जब मैंने आपके हिस्से का माल भी खुद खाना है, अवाम के हिस्से का माल भी खुद खाना और रातों रात अरबपति बनना है, तो फिर मैं किसी दूसरे का नहीं सोचूंगा। चले मारिया, ये देखें, एक तो मुज़ाहिर नकवी साहब का आया, एजाजुल एहसन साहब का आ गया, तो कहा जा रहा है कुछ सिनेरिटी पे भी इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, पसे पर्दा बातें चल रही हैं। डू यू थिंक कि आइंदा रिजाइन कोई और भी आ सकते हैं? और दूसरा, यकीनन चीफ जस्टिस की बात को तो हम हतमी मानते हैं कि उन्होंने कहा 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, उन्होंने कहा बीबी से मशवरा करें, लेकिन अब मेरा ख्याल है इतना दरगुजर कर देंगे टीवी पे बात। तो डू यू थिंक आप इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे और मजीद इंतशार और फैलेगा, या आने वाले दिनों में सियासी इस्तेकाम देख रही है कुछ? भट्टी साहब, आपका सवाल ही इतना अफसोसनाक है ना। देखें, अब आप इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले टेलीविजन के ऊपर आप जैसा शख्स, या हम कहीं भी जाते हैं, वो लोग हमसे ये पूछते क्या इलेक्शन होंगे। डू यू रियलाइज कि कितना ये सैड सवाल है। एक 24 करोड़ लोगों का एक वाइब्रेंट मुल्क है और अभी हम यही पूछ रहे हैं कि क्या उनको 1.5 हफ्ते 2-3 हफ्ते के बाद वोट देने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल ही बड़ा दुखी है। देखिए जी, आई होप जो फैसला साज है, जो ये पूरा स्क्रिप्ट है, या जो भी इसको लिखने वाले, उनके ज़हन में कोई प्लान हो, बिकॉज बाहर से बैठ के हमें लगता है कोई प्लान नहीं है। देयर मेकिंग, एवरीवन इज मेकिंग अप शिट एज वी मूव फॉरवर्ड। तो जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, डे टू डे, वीक टू वीक स्ट्रैटेजी बन रही है। लॉन्ग टर्म क्या कोई सोच रहा है इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा? 2 साल हो गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आए हुए। 2 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या जहां मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट होनी हो। अब 2 साल के बाद भी आज हम उधर ही खड़े हैं कि अगले 6 महीनों में इलेक्शन हो के क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। रहम करें इस मुल्क के हालात के ऊपर भाई, लोगों को जीने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके। उस पर तमाम लोग जिम्मेदार हैं। तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी है, अदलिया है वो भी है। एवरीवन इज, जो जिसके पास भी ताकत है, और मीडिया भी है, हम अपने आप को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मुल्क के ऊपर रहम करें, कहीं किसी पासे लगने दें, हुकूमत बनने दें। देखिए, लोग अगर फॉर एग्जाम्पल चले एक मफरूजा कि आप PTI की गवर्नमेंट इलेक्ट कर लेते हैं, करने दें भाई उनको। गलत काम करेंगे, वो गलत फैसला करेंगे, अपने फैसलों के खुद जवाबदेह होंगे। अब 75 साल से आप बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए नवाज शरीफ ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए भुट्टो ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए इमरान खान ठीक नहीं है। लोगों को ये फैसला खुद करने दें हमारे लिए कौन ठीक है। आपने जो बताया है उसका जो कबाड़ा और सत्यानाश है वो हम देख रहे हैं, वो भुगत रहे हैं हम लोग। सो जो भी ये प्लानर है, आई होप कि इसकी कोई लॉजिकल एंडिंग हो। इधर से बैठ के हमें नहीं लग रहा किसी ने कोई प्लान किया कि आगे क्या होना है। हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तानी भी है और नहायत माशाल्लाह बहुत जल्दी से आपने अपना नाम बनाया है। हर चीज़ से आप आशना हैं जो मुल्क में हो रहा है। आप साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए देख रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना नहीं, साफ शफाफ कराना है। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट हुक्म देती है बल्ला वापस करो, आज तकरीबन 30 घंटे हुए बल्ला वापस नहीं करते, वेबसाइट पे भी नहीं लगाते, और अचानक इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी सुबह 9 बजे
उसी को बल्ले वापसी का केस लगा देते हैं। तो क्या देख रही हैं, ये कोई पीछे से कोई एग्रीमेंट का हिस्सा है या इत्तेफाकिया हादसा तो हो रहे हैं इतनी तेजी से? देखिए जी, कोई पीछे अगर एग्रीमेंट है भी तो वो बड़ा नापायदार हुआ करता है। इस तरह की जो व्हीलिंग और डीलिंग और टेम्परी मामलात हर 3 साल बाद जब एक खास मौका आता है जहां हमने तय्युन करना होता है अगली मुद्दत मुलाजमत का, फिर दोबारा कोई बहरान आके खड़ा हो जाता है, तो ये बड़ी टेम्पररी सारे मामलात हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन इस मुल्क के अंदर 2002 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, 2000 लोग कहते हैं के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, 2024 के अंदर फ्री एंड फेयर 90s की पूरी दिहाई है जहां के ऊपर जो तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स थे वो कहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने की एक आदत सी लग गई है निजाम को। क्या अभी जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? नहीं। मारिया आपको रोकना अच्छा नहीं लग रहा, आपके साथ प्रोग्राम होते रहेंगे, लेकिन आप साथ ही रहिएगा। एतजाज हसन हमारे साथ है। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एतजाज साहब, आप आजकल सियासी सूरत हाल या आइनी सूरत हाल पर आप देखते हैं, मज़ाहर नकवी साहब ने रिज़ाइन दिया, उनके खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। एजाज उल एहसन साहब जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, एक पॉलिटिकल पार्टी की खतून ने उनकी तस्वीरें टीवी पे चलाई, और उन्होंने भी आज एजाज उल एहसन जैसे साहिब इल्म ने भी रिज़ाइन दे दिया। आप क्या देखते हैं, ये कोई डिज़ाइन के मुताबिक हो रहा है या इत्तफाकन हालात चेंज होते जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ये ऐसा मंसूबा सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के दरमियान तो नहीं होगा। अगर कुछ लगता है तो मंसूबा बंदी के बगैर या बगैर मुतवक्के इस्तीफा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दिया है, जिनको ये बड़ा उनका दिफा करते रहे एजाजुल एहसन साहब, और वही वहाँ से मैदान छोड़ गए। तो उस पर एक तो ये प्रेशर किसी किस्म का पड़ा होगा एजाज साहब पे, क्योंकि एजाज साहब बड़े इत्मीनान से अपनी चीफ जस्टिसशिप के अहद की जानिब जा रहे थे, और उन्होंने और 7-8 महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था। तो इसलिए उनको क्या वजह बनी उनके बारे में कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साहब के इस्तीफे के फौरन बाद दूसरे दिन ही ये कुछ बातें अफशा होंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा एतजाज साहब, मैं एक और आपसे एंगल से बात करना चाहूँगा। देखें, ये जो सिचुएशन है कि आप जलसों में खड़े होकर जजों का नाम लें, जलूस लेके उनकी चौखट पर चले जाएं, फ़ोनी किस्म की जो है वो वीडियोस निकाल के ले आएं, तो इस माफ़ी चाहता हूँ, इसमें कौन शरीफ आदमी ठहरेगा? मैं जो माहौल है कि एक जो कोई शेडी से बैकग्राउंड का कोई पता नहीं है, सवेरे वकील बन के आ जाता है और रेफरेंस पेश कर देता है, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड। तो इन माहौल में शुरफा दाएं बाएं हो जाएं तो कोई हर्ज है? नहीं, कोई माहौल तो यकीनन बड़ा ही आलूदा है, और इसमें बड़ी तशवीश है। जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के और अदालत हाई कोर्ट के और अदालतों के इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं, एक अरसा एक उम्र गुजरी है, सब इस वक्त तशवीश में है कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये भी सकता है कि मुमकिन तौर पे जो सबसे ज़्यादा तशवीश है, एक तो ये है ना कि अदालत में नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया तो एजाज साहब ने समझा कि मेरे लिए ये दुश्वारी हो गई है और मेरी जिम्मेदारी है कुछ इस्तीफ़ा देने की या कुछ करने की। तो एक ये तो फिर भी बड़ी तशवीशनाक बात है, पर ज़्यादा तशवीशनाक बात हो अगर ये पता लगे कि ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल करने के लिए क्योंकि कोशिश में
और के मंसूबे के तहत ये इन्होंने इस्तीफा दिया इनसे, या इनको इस तरह कॉर्नर कर दिया गया कि ये इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड में वो जो आपने जिक्र किया जलसों का, वो जलसों में तस्वीर तो इन्हीं की लगाई जाती थी, नून के जलसों में, और उसकी तरफ इशारे कर कर के इनको कहा जाता था कि ये जज इंसाफ नहीं कर सकते और मॉनिटरिंग जज है और ये है वो है। तो लेकिन केस तो बना और चला, और गिरफ्तारी भी मियां साहब की जब हुई तो उसके बाद गिरफ्तार जितनी देर नजर बंद रहे इस केस में, उसमें तो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत थी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे। तो केस तो अच्छा एतजाज साहब, कल आपको याद है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया एक सियासी जमात को, तरीके इंसाफ की। अब तक उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाला, वो कंटेम्प्ट में गए, लेकिन कल ही 3 नुकरी बेंच मोहतरम चीफ जस्टिस फायद ईसा की सरबराही में उसी केस की हेयरिंग हो रही है 9 बजे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वापस बल्ला निशान ले सकती है? क्या मतवक्को फैसला हो सकता है? करना तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने है। देखें जी, फैसला तो करना है सुप्रीम कोर्ट ने, पर मैं एक चीज आपको वादे कर दूं अपनी तरफ से। मेरे ख्याल में, ये मेरी राय में, और ये मैं राय दे रहा हूँ जानते हुए कि इस पे बड़ी बहस हो रही है और बड़ी दलाइल दिए जा रहे हैं हर तरफ से, लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये निशान सियासी जमात का निशान नहीं है, ये निशान उन वोटरों का है जिन्होंने उसको वोट डालने हैं, उस सियासी जमात को या उसके उम्मीदवारों को ये अपनी खुशी से वोट डालने हैं, और वो उनकी चॉइस है। उनकी चॉइस को अगर आप महदूद करेंगे तो एक जो जमात को वो का निशान ही नहीं देंगे, तो कोई भी जमात हो, कल तीर से ये कर सकते हैं, कल शेर से ये कर सकते हैं, उसका निशान निकाल दें, ये निकाल नहीं सकते। ये 12 जजों का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में 1988 में, मैं भी उसमें वकील था, कि ये जो है वोट का हक, नंबर 1 वोट का हक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है आइन के तहत। इसको आइन में तरमीम के अलावा खत्म ही नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ का तक कहा है कि इसको ऐसे किसी भी ये ऐसा बेसिस, फंडामेंटल बेसिस और है तो आइन का कि इसके बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इतना साहब, मारिया मेमर सुपरस्टार एंकर हमारे साथ है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही है, उनका चेहरा बता रहा है। जी मारिया, एतजाज साहब हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। एतजाज साहब, ये जो तमाम लीगल स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरीके से वो इन मुकदमात को लेकर आगे चल रहे हैं, खासतौर पे चूंकि अब लाइव टेलीवाइज हो रहा है, तो वो जो मुकदमात में प्रिपरेशन कितनी होती है और वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाउ डू यू रेट दैट? नहीं, मैं तो समझता हूँ उनकी टीम बहुत कामयाब टीम है। इतना उनके पीछे पड़ा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर। अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि वो अपील करे? उसका तो काम है कि जो फरीक करे, जिस सिविल जज का या जिस सेशन जज का फैसला उससे किसे जिसके मातहत है वो अगर फैसला उसके खिलाफ कर देती है, तो क्या वो अपील करेगा और हाई कोर्ट में जाएगा, या वो अपील करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? जज के जिसने फैसला दिया है उसने उसको जाने की कोई क्या इतने गुस्सा क्या है जो इस इलेक्शन कमीशन को है किसी एक जमात के साथ? और मतलब है ये तो सारे जो तंजीम है, निज़ाम है इलेक्शन का, उसी को तबाह करने पर चले हुए हैं कि एक केस के पीछे जा रहे हैं। और वो केस एक नहीं है, वो केस एक जमात का नहीं होता। ये निशान इसलिए होता है कि क्योंकि हमारे इन भारत में भी, बांग्लादेश में भी अनपढ़ वोटर बहुत ज्यादा होते हैं जो 10 नामों में 20 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम तलाश करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। उनको कहा जाता है कि आप तीर पे लगा लें, आप बिलावल चेयरमैन बिलावल को वोट देना चाहती हैं, आप तीर पे लगा।
आप कोई बल्ले पे लगाए, कोई शेर पे लगाए, कोई किताब पे लगाए, कोई तराजू पे लगाए। ये निशान इसलिए होते हैं, ये वोटर की फंडामेंटल राइट और प्रॉपर्टी है। ये नहीं आप 6 करोड़ वोटर को बिल्कुल डिसफ्रेंचाइज कर दो, ये कह के कि ये आपकी पार्टी या जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं वो हकदार नहीं है। कसूर उस लीडरशिप का और सजा आप दे रहे हैं। इत्तेजाज साहब, आपने सही फरमाया कि अब कल देखेंगे डिसएनराइज किया जाता है। इत्तेजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मारिया मेमन हमारे साथ हैं, कुछ बातें उनसे मजीद करेंगे। इत्तेजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया फॉर एनलाइटनिंग अस। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मारिया मेमन तो हमारे साथ हैं ही, हम उनसे मुस्तफ़ीद होंगे, मगर हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा आयशा रजब साहिबा, साबिक MNA हैं, और ये भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। और लोग भी हैं, दानियाल अजीज़ साहब को नहीं मिला, तलाल चौधरी साहब को नहीं मिला। तो ये क्या, थैंक यू वेरी मच आयशा आपके टाइम का। ये फरमाइए कि ये कुछ टिकटों की तकसीम पे कुछ लोग नाराज़ हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि इस आपके टिकटों का फैसला जो है कहीं और भी हुआ है। तो आप क्या समझती हैं, आपको क्यों महरूम रखा गया और आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे अब इस आने वाले इलेक्शन में? मोहतरमा आयशा रजब साहिबा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत जी शुक्रिया, आपने जी मुझे अपने शो पे बुलाया जी। तो मैं तो जी इतना ही कहना चाहूँगी कि जी रजब अली बलोच ने जिस तरह कैंसर की हालत में जी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वोट कास्ट किया, उसके बाद जी मुझे पार्टी ने इस कमिटमेंट पे, रिजर्व सीट पे मुझे लेके गए कि जी आपकी इद्दत है और दूसरा अगला इलेक्शन आपके घर से होगा। और ये जी कमिटमेंट मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की मौजूदगी में हुई। और जी ये इसका रिकॉर्ड भी ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात, यानी ये सबको पता है, हमारी फैमिली में हुई थी, पार्टी के सामने हुई थी, सबको पता था। अब जी जब दोबारा टिकट का टाइम आया, मैं इंटरव्यू के लिए भी गई। मेरा बेटा जी लंदन गया था मियां साहब के पास, और वहाँ पे मियां साहब ने मेरे बेटे को ये कमिटमेंट दी थी कि जी आप जिस बाप की औलाद हो, जो आप पार्टी से चाहोगे पार्टी आपको वो देगी। हम जी उस कमिटमेंट पे थे, और हम हर जगह, यानी 5 साल आपको पता है कि पहले रजब अली ने जी पार्टी के साथ जो भी पार्टी के साथ उनकी थी, फिर उसके बाद जी मैंने भी कहीं पे पार्टी का कुछ भी हेयरिंग्स हुई है, जलसे थे, रैली थी, हर जगह जी मैं मौजूद थी, और जितना हो सकता था मैं हर चीज़ में जी मेरी पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर जब जी अभी टिकट्स का टाइम आया, और मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाती, मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हो जाती, मैंने काफ़ी मैसेजेस भी किए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। और जब इंटरव्यू था तो जी मैं वहाँ पे मौजूद, जब मैंने दिया तो मैं इस यकीन के साथ कि मैंने कहा जी जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उस यकीन के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट मेरे बेटे को दी थी। ठीक है। अच्छा आशा साहब, ये बताएं कि रजब अली बलोच साहब की तो बहुत कुर्बानी है, कैंसर की हालत में जिस तरह वोट किया, तो आपके साथ खुद अगर आप फरमा रही हैं नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की, तो क्या ऐसी वजूहात हुई कि पुराने सिंसियर लोगों को छोड़ के मुस्लिम लीग नून दूसरे लोगों को टिकट दे रही है? क्या वजूहात अगर लोटों को टिकट देने पे मजबूर हो गई है, उन्हें अपने लोगों पर एतमाद नहीं रहा क्या? मैं तो जी ये कहूंगी कि जो अभी ये सब कुछ हुआ है, टिकट के मामलात हुए हैं, मुझे एक बात बताएं कि आज जितने भी लोग हैं मेरे साथ जिनको टिकट नहीं मिला, आप ये सब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं जी? आज आपने दूसरी पार्टी से लोग उठा के उनको आपने टिकट दे दिए, और जो लोग आपके साथ मुश्किल टाइम में खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े थे, आपको पता है ये हर हमारी मीटिंग में हर जगह ये बात हुई कि जो वो 84 लोग थे पार्टी के साथ, एक वोट नहीं इधर से उधर हुआ, सब के सब लोग पार्टी के साथ खड़े रहे। उन जो वो 84 मेंबर्स थे उनका एंड पे क्या किया गया, उनके साथ जी उनसे काफी लोग जो ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया इस दफा, और वो जो दूसरी साइड से आए थे उनको जी टिकट दिया गया। तो आप एक मैसेज आप खुद पार्टी की तरफ से जी एक अपने वर्कर्स को, अपने जो भी हैं उनके लिए एक मैसेज आपने दिया है कि आपका मुश्किल टाइम में खड़ा होना कोई मैटर नहीं करता, हर बंदे को अपना फायदा देखना चाहिए, आपकी लॉयल्टी जी ये मैटर ही नहीं करती पार्टी के साथ। मारिया, आप क्या समझती हैं, आयशा से कोई सवाल करें कि जब सियासी जमातें अपने असासे जो बुरे वक्त में साथ हों तो लोटों को छोड़ दें और मफाद प्रस्तों को ले लें, तो ऐसे में क्या जमहूरियत क्या होगी? आप आयशा से कोई सवाल करना चाहें?
आयशा साहिबा से मैं ये पूछना चाहूंगी, फिर क्या इन्होंने तय किए, जैसे दानियाल साहब का तो हम देख रहे थे कल कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, सो अभी आपने इस हवाले से अपना कोई फैसला कर लिया है आपके खानदान ने, या इस इलेक्शन साइकिल से फिर आप लोग ब्रेक लेंगे? नहीं जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछला इलेक्शन था वो भी जी हमारे मेन जी रजब अली की वजह से वो सीट जीती गई थी, और अभी भी रजब अली का ही वोट मौजूद है हल्के में। वो आपके वो जो हमारे सर्वे गए थे, हमें ये भी बोला गया कि आपके सर्वे अच्छे नहीं है, जबकि आपको पता है कि मेरे सर्वे, मैंने और मेरे बेटे ने मेहनत की हल्के में जी, हमने कैंपेन की, सारा कुछ जो हमारा चल रहा था, लेकिन क्योंकि हमें टिकट नहीं दिया जाना था, उसको ये बहाना बनाया गया कि जी आपके तो सर्वे अच्छे नहीं आए। जबकि मेरे पास जो आई रिपोर्ट, वो जो मेरे तक आई जी, उसमें मेरा एज ए इंडिपेंडेंट और उनका टिकट के साथ सर्वे बराबर आया। लेकिन बात यह है कि जी अभी हमने रजब अली की जो मिशन है, या रजब अली का जो वोटर है, वो जो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमने तो जी उसकी वजह से अपने स्टैंड करना है, अपने राइट के लिए जी आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आज आप सरेंडर कर देते हैं उनकी फेवर में, जो पार्टी चाह रही है कि जी मैं उनको अनकंडीशनल उनकी सपोर्ट करूं, तो जी हमें तो रजब अली की फैमिली को तो माइनस कर दिया गया। आज रजब अली की फैमिली पार्टी में कहीं स्टैंड नहीं कर रही, वहां पे अगर स्टैंड कर रहे हैं तो अली गौर बलोच कर रहे हैं, रजब अली फैमिली माइनस हो चुकी है। नहीं आशा, अगर वो तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे, आजाद उम्मीदवार के तौर पे फिर आप खड़ी होंगी? जी बिल्कुल जी, आजाद उम्मीदवार के तौर पे जी। मैंने तो जी किसी पार्टी में या बड़ी खबर है इसी के साथ आयशा आपकी बहुत शुक्रिया। आयशा रजब आपका, आप आजाद मारिया ये यही कह रही हैं कि ये आज़ाद खड़ी होंगी, मगर मारिया अब आपसे बहुत सी, आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। कुछ बातें अभी हम इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो इसको हम सम अप करेंगे विद योर हेल्प। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मारिया मेमन साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हमें इंतज़ार आपने किया। ये फरमाइए कि अब आप मुझे यूँ लगता है और आप शायद एग्री भी करती हैं कि इतनी वोलाटिलिटी किसी इलेक्शन में नहीं थी, इतनी अनसर्टिनिटी किसी इलेक्शन में नहीं थी। अब आपको ये क्या लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरनल जो डिवीजन्स थी मुबैना, वो भी खुल के सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी खुल के सामने आएंगी, विदाउट मैं इस पर कमेंट किए या कुछ किसी का नाम लिए बगैर। तो आप क्या देख रही हैं कि ये किधर जा रहे हैं हालात? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुआशरे का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है। हमारी पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है। आप सिविल सोसाइटी से शुरू हो जाएं, इस कदर पोलराइजेशन है, दो लोग बैठकर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की बात नहीं कर सकते। मीडिया में चले जाएं, इंतहा की पोलराइजेशन है। आप कोर्ट की बात कर ले, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ले, तो जो कोर्ट है वो इस मुल्क से अलहदा किसी तनहा जजीरे के ऊपर तो नहीं है ना, वो इसी मुल्क के ऊपर है। वो इधर इस मुआशरे से ही लोग आए हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के, कुछ ऑर्गेनिकली आए हैं, कुछ ज़रा ख़ास तौर पे कुछ मकासद के लिए लाए भी गए हैं, और जाहिर सी बात है जब इस मुकाम पे पहुंचेंगे वो क्लैश भी होगा। तो ये ना एक तरफ जवाल नहीं आता, जब जवाल आता है ना तो वो हर एस्पेक्ट से आता है। तो जब मुआशरा पोलराइज्ड है तो कोर्ट भी पोलराइज्ड है। और अगर हम इस वक्त समझ रहे हैं जी कि कोई बहुत ही नई एक लेवल प्लेइंग फील्ड आगे कायम हो रही है, बिल्कुल गलत है। अब सिर्फ फील्डिंग चेंज की है। पहले जो थी फील्डिंग, उसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने स्लिप पर कैच करना था, उस हिसाब से फील्डिंग लगाई थी। अब जो फील्डिंग चेंज हो रही है ना, उसमें उन्होंने एक और पॉपुलर वजीर आजम और लीडर को कैच करना है स्लिप के ऊपर, वो इमरान खान साहब हैं। तो फील्डिंग रहती है किसी ना किसी को नॉकआउट करने के लिए, वो सिर्फ रद्दोबदल होते हैं। तो जो पीछे से अंपायर होते हैं ना, वो फील्डिंग को सेट, यूज तो कप्तान को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंपायर जो है वो फील्डिंग सेट करते हैं। तो अब एक नई फील्डिंग सेट हो रही है, जिसके असरात हमें कुछ देर बाद नजर आएंगे दोबारा। और फिर 3 साल बाद नवाज शरीफ साहब आके कहेंगे कि हो हमसे गलती हो गई, अब हम जमहूरियत के लिए आप हमारा साथ दें। लेकिन तब तक वो ट्रेन निकल चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। हमारी इलेक्शन के बाद में हमेशा धांधली के इल्ज़ाम लगते रहे, 97 हो उससे पहले हो, लेकिन हमने मैंने कम से कम इलेक्शन से साल पहले इतनी कन्फ्यूजन नहीं देखी, इतनी पकड़ दकड़ नहीं देखी। नवाज शरीफ और चंद लोग नहीं थे, बाकी पूरी जमात ने इलेक्शन हिस्सा लिया था। और आप जानती है जैसे लिया था, इस तरह कागजात छीने जाना, कभी बल्ला वापस ले लेना, और कल फिर सुप्रीम कोर्ट में लग जाना। डू यू थिंक ऐसे सिनेरियो में मजीद जो हुकूमत बनेगी वो मजबूत होगी और अपना टाइम पूरा कर सकेगी? देखिए, मजबूत हुकूमत तो इस मुल्क की किस्मत में ही नहीं है।
आखिरी मर्तबा एक बहुत मजबूत हुकूमत जो थी ना, वो 99 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत की थी। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से मियां साहब ने वहां पर एक वजीर आजम बनने की कोशिश की, तो उसके बाद तय हो गया कि अब किसी सियासी जमात को 2/3 अक्सरियत तो हमने देनी नहीं। जो 18वीं तरमीम के बाद सबको एक एक जजीरा पकड़ा दिया, पीपल्स पार्टी को सिंध, पंजाब के अंदर इन 2 जमातों को लिमिट कर दिया। विफाक की जमातें थीं, लेकिन उस तरह की विफाक की जमातें नहीं थी जैसे एक लड़ी से पिरोया जाता था। तो अगर आप कहें कि मजबूत हुकूमत, वो अब किसी की किस्मत में नहीं है इस मुल्क के अंदर, और ये सूट करता है उन लोगों को जो कि जमहूरियत के से खाइफ हैं। लेकिन दूसरी बात है कि भट्टी साहब, जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है ना, ये जुदागाना हैसियत में पहले होता रहा है। मतलब 99 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी में मार मार के, तोड़ तोड़ के, उधर से बंदे, फिर काफ लीग बनाई, पीपल्स पार्टी से पेट्रियट बनाई। हाँ, मानते हुए डिक्टेटर का जमाना था ये लेकिन इस वक्त जो प्ले बुक होती है ना, जब आपने करना हो, वो एक डिक्टेटर से ही आती है आपके पास। मारिया, आई एम सॉरी, मुझे आपकी बड़ी अच्छी बातें रोकना पड़ रहा है, मगर एक आपके कमेंट, आपकी गुफ्तगू से कमेंट लेके मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ कि जो फील्डिंग में खड़े हैं, बैटिंग इनकी भी आ सकती है, बल्कि आती होती है। इसी बात पे हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम क्लोज करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।